औलाद इतना कैसे बदल जाते हैं। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कविता जी अपने बेटे ध्रुव से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल ध्रुव वहाँ से चला गया। लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। ध्रुव पिछले 1 महीने में कई लोगों को घर ला चुका था। कविता जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा था। उनका दिल कह रहा था कि अगर ऐसा कोई बात होगा तो ध्रुव उन्हें जरूर बताएगा, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे लेती थी। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, पल्लवी, क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते? हाँ माँ जी, इसीलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतनी बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति के खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम का है। घर उसकी तनख्वाह से चल रहा है। वो जब चाहे जिसे चाहे ये घर बेच सकते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरे घर ले रहे हैं और आपको वृद्ध आश्रम भेजने का फैसला लिया है। वैसे भी आपके घुटने में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपकी देखभाल की जरूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितना सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होगी। इसीलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लग जाएगा तो कल को हमारे बच्चे की अच्छी भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी जिंदगी में क्या क्या दुख है, और इस महंगाई के दौर में कैसे हम घर चला रहे हैं, यह केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर कविता जी के पैरों तले जमीन खिसक गए और वे वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्हें पूरी जिंदगी घर परिवार के नाम कर दी थी और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही है। जैसे तैसे खुद को संभाला, रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देख बोली, काश आप होते तो यह दिन न देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई थी कि बेटा का स्वार्थ देख न पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको ध्रुव को बचपन में जब बुखार आती थी तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ देती थी। उसकी एक जवाब पर दौड़ी चली आती थी। पूरी जिंदगी उसके नाम करती थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आंखें लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। सपने में उन्होंने अपने पति कैलाश बाबू दिखाई दिए। वे कविता जी से बोले, देखो कविता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो, आज भी यही कहूँगा। ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चे की, तो तुम घर किराए पर चढ़ा अपनी गुजारा कर सकती हो, लेकिन यह घर बिक जाए तो मैं क्या करूँगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। अब तो घर भी ध्रुव के नाम है। कानूनन वही इस घर का मालिक है, तो तुम भी कानून की मदद दो। तुम पुलिस को फोन करो और बोलो कि बहू बेटे गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब वे लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए कविता, इसमें मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल कैलाश बाबू आलोप हो गए। सुनिए सुनिए, रुकिए, कहाँ गए आप? कविता जी सपने में इतनी जोर से चिल्लाई कि उनकी नींद टूट गई। वो उठी और उन्हें खुद को संभाला। तभी कमरे से ध्रुव आया और बोला, माँ, पल्लवी ने आपको सब कुछ बता दिया है। आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपके मिलने आएंगे। एक बार के लिए तो कविता जी अपने बेटे को देखती रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उसके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी जिंदगी हो, वही ध्रुव अब उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है।
अंदर ही अंदर वो टूटी जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो इस घर से जा सकते हो, जब तक जिंदा हूँ मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कविता जी की आवाज़ में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपको जाना ही होगा और वहाँ पर आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझा तू? यह घर मेरा है। तभी ध्रुव के फोन पर घंटी बजी और वो फोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद कविता जी ने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर देखकर ध्रुव और पल्लवी दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। कविता जी बोली, बेटा, माफी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुम उसी के साथ धोखा किया, कोई माफी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। पल्लवी ने सास को समझाने की कोशिश की और उनके पुलिस कंप्लेन वापस लेने की गुजारिश भी की, तो कविता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ हैं आप? अपने ही बच्चे की दुश्मन बनी हुई हैं। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे? तुम ये बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देता। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, तुम्ही लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में दुख है? हम सबके लाइफ में कोई ना कोई दुख होता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि दुख कम करने के लिए अपने ही बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन पल्लवी को जैसे सांप सूंघ गया। कविता जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और दर्ज कराई पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आ गया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिर माफी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ धुल गए। माँ बाप की जब तक हाथ पैर चल रहे थे तब तक सही ही था। जैसे ही दुख तकलीफ ने घेरा, बच्चों ने मुंह मोड़ लिया। कुछ बच्चे तो धोखे से घर एवं जमीन अपने नाम करवा लिए और फिर माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ गए। ये कहाँ तक का सही है? तो फ्रेंड, ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में आप लोगों को नई सीख मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी।